क्लास 12 आज से एक न्यू सीरीज परीक्षा हेल्प चैनल में शुरू होगा। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 12 का ये वीडियो स्टेट बोर्ड वालों के लिए है, सीबीएसई वालों के लिए एक नया वीडियो आएगा सिलेबस समझाने के लिए। ये एक्चुअल है झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और उत्तर प्रदेश यानी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो पूरी तरीके से बनाया गया है। सवाल उठता है कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या था, तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को समझाने के लिए एक्चुअल ये वीडियो बनाया गया कि इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है, उसके सिलेबस को समझाने के लिए वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। अब आपको अच्छे से पता है जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनका दो बुक चलता है इकोनॉमिक्स में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता है, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स चलता है। स्टेट बोर्ड में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका जो मोड ऑफ लैंग्वेज है वो एक्चुअल है इंग्लिश, लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज है हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया जाएगा। आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसका हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसका बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को समझते हैं बारीकी से कि माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, यूनिट वाइज बांटा गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इस प्रकार से यूनिट वाइज बांटा गया है। एक इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है एनसीईआरटी में चैप्टर, उसके बाद फिर 2, 3 और 4 ये एक यूनिट बनाता है एनसीईआरटी में, जिस एनसीईआरटी में एक्चुअल में उस पूरे यूनिट का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। हम उसको चैप्टर वाइज कर दिए हैं। चैप्टर वाइज में आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में भी बड़ा समझाया जाएगा, इंग्लिश में भी। उसके बाद एक सेकंड उसका थर्ड यूनिट आएगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड सप्लाई का, तो हम भी उसको चैप्टर वाइज बांट दिए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक बात को समझते हैं। ये पूरी तरीका से एनसीईआरटी के बेस पर ही है। इंट्रोडक्शन परिचय, ये पहला चैप्टर है जिसमें आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, किस इकोनॉमिक्स के माध्यम से इकोनॉमिक्स को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया गया, क्या थ्योरी दिया गया, क्या डिफिनेशन दिया गया और उनका क्या योगदान था इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इन चीजों को लेकर चैप्टर फर्स्ट बनाया गया। स्टेट बोर्ड में इस चैप्टर का वेटेज ठीक ठाक रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव मिला के लगभग ऐसा देखा गया है कि 8 से 10 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का वेटेज रहता है। तो ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा अच्छा चैप्टर है। इकोनॉमिक्स को लेकर के बच्चों के अंदर जो भ्रांतियां रहती है, जो मिसगाइड होता है, वो कहीं ना कहीं ये चैप्टर इंट्रोडक्शन के माध्यम से एनसीईआरटी समझाना चाहता है बच्चों को कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। चैप्टर 2 एक्चुअल इकोनॉमिक्स यहां से शुरू होता है। चैप्टर 2 में हम लोगों को बोला गया है आप इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का मैटर क्या, इकोनॉमी का मैटर क्या। किस इकोनॉमिक्स का 2 चीज बैकबोन है, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड एक्चुअल करता कौन है इकोनॉमी के अंदर। इंडिया एक इकोनॉमी है, तो इंडिया इकोनॉमी के अंदर डिमांड कौन करेगा, तो डिमांड करेगा कंज्यूमर। तो कंज्यूमर उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन है, जो अपने नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस का डिमांड करता है। तो कंज्यूमर अपने आप को एक्चुअल यानी कंज्यूमर कौन, हम। यदि हम ये कपड़ा पहने तो हम ये कंज्यूमर, यदि हम मार्कर का यूज कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर, यदि हम व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन है, सवाल ये उठता है, हु इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर से रिलेटेड चीजों को इसमें चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि आज के दौर में कंज्यूमर का डिफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स एक्चुअल कंज्यूमर किसको मानता है, और वह कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन की स्थिति में कब जानेगा, कब देखेगा कि वो अपने आप को कि वो संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति का मतलब क्या होता है,
तो चैप्टर के दौरान हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि कोई कंज्यूमर मार्केट में जब जाएगा, किसी चीज को का डिमांड करेगा, किसी चीज को खरीदने की बात करेगा, तो अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब समझेगा, इस चीज को चैप्टर 2 के माध्यम से बताया गया। चैप्टर का जो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर उसका सीरीज बहुत अच्छे तरीका से, तो एनसीईआरटी कहता है कि आप पहले कंज्यूमर बनो, जैसे आप कंज्यूमर बनोगे तो आप कुछ ना कुछ डिमांड करोगे। उसके बाद सवाल उठता है सर डिमांड का एक्चुअल मीनिंग क्या है जिसका हिंदी होता है मांग। एक जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं है उनसे यदि पूछ दिया जाए कि डिमांड क्या, बोलेगा किसी भी चीज को मांगना एक्चुअल डिमांड कहता है। एनसीईआरटी कहता है ऐसा नहीं है, डिमांड का एक अच्छा सा डिफिनेशन है, डिफाइन किया गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 डिमांड और मांग को समझेंगे कि हम एक्चुअल इस मार्कर के कंज्यूमर है, इस मार्कर का हम डिमांड किए, तो इस डिमांड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। तो चैप्टर 3 आपको डिमांड के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है कि उस डिमांड को मेजर करने का क्या कोई तरीका है। देखिए किसी किसी बुक में रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन एनसीईआरटी का है कि हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट्स मीन डिमांड को मेजर किस तरीके से किया जाता है। तो डिमांड को मेजर करने का 4-5 तरीका है, लेकिन उनमें से सब जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और हिंदी में है मांग की कीमत लोच, यानी मांग अर्थात डिमांड। डिमांड में भी कैसा डिमांड, तो मांग का सिर्फ और सिर्फ प्राइस से रिलेटेड जो एक्चुअल उसमें चेंजेस आता है। कभी डिमांड बढ़ता है, कभी डिमांड घटता है, कभी डिमांड कांस्टेंट रहता है, कभी डिमांड अचानक से बढ़ जाता है। तो प्राइस को लेकर के डिमांड में क्या चेंजेस आता है उसके मेजरमेंट को एक्चुअल में कहेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या क्या सीखे, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन बताया गया, दूसरा चैप्टर कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर सबसे पहले कौन है, कंज्यूमर आएगा तो डिमांड करेगा, तो कैसा डिमांड करेगा, उस डिमांड को मेजर करने का क्या तरीका है। तो स्वाभाविक सा बात है कि इकोनॉमी के अंदर यदि डिमांड होगा तो कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो उस डिमांड के रिलेटेड कहीं ना कहीं किसी सामान का प्रोडक्शन करेगा। तो उसके बाद आएगा प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन, कि प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या इनपुट डालेंगे तो आउटपुट निकलेगा। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, अपना मेहनत डालता है, उसके बाद जमीन जो होता है, उसके बाद लेबर मजदूर जो होता है, वो सब इनपुट डालने के बाद हम लोगों के पास एक फसल आता है। तो इसलिए इसको कहा गया है प्रोडक्शन फंक्शन। मैथ्स में एक चैप्टर आता है फंक्शन, तो यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है और यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले हम लोगों को इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बनाया गया, कंज्यूमर बनते साथ हम लोग डिमांड किए, डिमांड के बाद हम लोग अब प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक का रूल है यदि किसी भी गुड्स का डिमांड होगा तो उसके रिगार्डिंग उसके बिहाफ 100% प्रोडक्शन होगा। अब प्रोडक्शन का हिंदी है, प्रोडक्शन फंक्शन का हिंदी है उत्पादन फलन। अब किसी भी सामान का यदि हम प्रोडक्शन कर लिए तो सामान मार्केट में जाने से पहले उसका कहीं ना कहीं लागत निर्धारित होगा, कीमत निर्धारित होगा। कीमत कैसे निर्धारित होता है, लागत कैसे निर्धारित होता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है चैप्टर का वो है कॉस्ट, लागत। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। उसके बाद जब आप मार्केट में गए, किसी सामान का आपको क्लियर हो गया, जैसे मार्कर है 30 रुपया मिल रहा है, 25 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है, आप उसका कॉस्ट निर्धारित कर लिए, समझ गए कि उसका कॉस्ट इतना है। तो कॉस्ट के बाद अब आता है कहीं ना कहीं कि मार्केट में एक्चुअल क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो एनसीईआरटी इस प्रकार से दिया है कि कॉस्ट के बाद रेवेन्यू दे दिया, लेकिन एक्चुअल है कि कॉस्ट के बाद वो एक्चुअल में सामान बिकेगा कहाँ, तो सामान का सप्लाई होगा, सामान मार्केट में कहीं ना कहीं सप्लाइड होगा। तो उसके बाद हम लोग सप्लाई को जान सकते हैं कि एक्चुअल सप्लाई का डिफिनेशन क्या है। जो एक नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट है उनसे पूछ दिया सप्लाई पूर्ति का मतलब क्या होता है, तो डिमांड आप समझिएगा तो बेहतर से सप्लाई भी आपको समझ में आएगा। जैसे डिमांड में के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, उसी तरह सप्लाई के बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है कि सप्लाई को मेजरमेंट करने का क्या टेक्निक है। उसके बाद फिर हमको जहां तक लगता है बेहतर होगा मार्केट के कंडीशंस को समझने में। मार्केट का कंडीशन जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, ओलिगोपोली मार्केट होता है। तो मेन मार्केट फॉर्म्स यानी मार्केट को पहले समझेंगे कि किस मार्केट में कौन सा सामान बिक रहा है।
आप अपने इर्द गिर्द चारों तरफ देखोगे ना तो बहुत तरह का मार्केट है। सीमेंट कंपनी का एक अपना मार्केट है, कोचिंग इंडस्ट्रीज का एक अपना मार्केट है, स्कूल्स का एक अपना मार्केट है। मार्केट का फॉर्म्स क्या, मार्केट का तरीका क्या, साबुन कंपनी का एक अपना मार्केट है। तो इस प्रकार से हम लोग मार्केट को समझेंगे। फिर मार्केट को समझने के बाद हम लोग सप्लाई किए, मार्केट को समझे, और मार्केट को समझने के बाद सिंपल सा बात है, मार्केट जाएंगे और मार्केट से हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। रेवेन्यू जिसका हिंदी होता है आगम। रेवेन्यू का मतलब कि हमारे हाथ में जो पैसा दिया जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग रेवेन्यू को समझेंगे कि रेवेन्यू किस प्रकार का होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, माइनर रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू किस प्रकार से कलेक्शन होगा, किस मार्केट में कैसा रेवेन्यू कलेक्शन होगा, इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद एक चैप्टर है जो कहीं ना कहीं बहुत जगह से मिसिंग रहता है, बट कुछ स्टेट बोर्ड इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस चीज को भी कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण, कि किसी भी मार्केट में, जैसे परफेक्ट मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इन सब चीजों को समझेंगे। यानी अलग अलग मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, प्राइस अर्थात कीमत का निर्धारण कैसे होता है। आप जब देखते हो जाकर के किसी मार्केट में, जैसे एग्रीकल्चर मार्केट में गए, वहां पर किसी चीज का सामान आपको लगता है, एक सिंपल जो नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट उसको लगता है कि भैया ये वो कभी सोचता भी नहीं है कि एक्चुअल इसका प्राइस का डिटर्मिनेशन हुआ कैसे। तो इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे कि डिमांड और सप्लाई जहां पर अपने आप को कहीं जिस पॉइंट पर एक्चुअल में ना रोकता है, जहां डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम होता है, उस जगह पर एक्चुअल में प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। इन चीजों को भी हम लोग चैप्टर नंबर 11 में समझेंगे। तो इन चैप्टरों को समझने के बाद, इन चीजों को समझने के बाद आप यह कह सकते हो कि आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा और वो टॉपिक कैसे पढ़ना होगा। अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को समझे, अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के सिलेबस को समझते हैं। अब ये स्टेट बोर्ड नहीं कहता है कि 80 मार्क्स का यदि एग्जाम है तो 40 मार्क्स इसका, 40 मार्क्स इसका, ऐसा ऑफिशियली तो कहीं भी नहीं बोला जाता है। लेकिन ऐसा मानकर आप चलिए, यदि 40 मार्क्स व्यष्टि अर्थशास्त्र कवर करेगा तो 40 मार्क्स समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कवर करेगा। दूसरी बात, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूटी का एग्जाम एंट्रेंस आप देते हो, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, विषय को रखते हो, तो वहां पर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ही काम देगा। इन फ्यूचर यदि आप स्टेट पीसीएस का तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो ये बेसिक आपका जो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है ना, वो बेसिक इकोनॉमिक्स आपका कहीं ना कहीं मैक्रो ही बनाएगा। मैक्रो का बहुत सारा टॉपिक आपको उन सभी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यानी पढ़ने से आपको फायदा ही फायदा है, इसमें कोई शक को दो राय नहीं। चैप्टर 1 बार बार कर रहे हैं, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को ध्यान में रखकर बना गया। इंग्लिश को भी प्रयास किया गया, हिंदी को भी प्रयास किया गया। यदि हिंदी वाले बच्चों को ये लगेगा वीडियो के माध्यम से कि हम पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। वीडियो अब जो चैप्टर वाइज वीडियो आएगा ना, वो सेपरेटली आएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, हिंदी मीडियम के लिए अलग, पूरा तरीके से डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। और सिलेबस एग्जामिनेशन के पहले कंप्लीट होगा, इसका 100% आपका गारंटी आपको दिया जा रहा है। आप इस चैनल में बने रहिए बस। चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। अब ये सिलेबस में नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको समष्टि अर्थशास्त्र का भी इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाए। यानी कुछ कुछ एग्जामिनेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ व्यष्टि भी पूछा जाता है और इंट्रोडक्शन समष्टि का भी पूछा जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का भी जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय, हम पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक यूनिट है, यूनिट वाइज भी आपको हम समझा दें, ध्यान से समझिएगा। ये यूनिट है एनसीईआरटी की, इसको पूरा एक यूनिट बना करके रखा हुआ, हम यूनिट को अच्छे से बांट दिया। जिसमें पहला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा, कुछ कुछ चीज है, जैसे बहुत सारा सामान है, इंटरमीडिएट गुड्स है। उसके बाद आपको देखने को मध्यवर्ती वस्तु देखने को मिलेगा,
फाइनल गुड्स अंतिम वस्तु देखने को मिलेगा, कंजप्शन गुड्स उपभोक्ता वस्तु देखने को मिलेगा, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तु देखने को मिलेगा। तो कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ना, ये चैप्टर कवर करता है। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो एक्चुअल है ना, पैसा घूमता है, हमारा पैसा आपके पास, आपका पैसा किसी और के पास, किसी और का पैसा वापस से उस इंडस्ट्री में जाएगा, तो ये आपको बताता है कि इनकम जो है, जो पैसा है, जो आय है, वो एक्चुअल सर्कुलेट कर रहा है। तो ये चैप्टर आपको बताएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, कि इनकम जो है हमारे पास तो कभी आपके पास तो कभी और किसी के पास। 2016 में नोटबंदी के दौरान जो एक थोड़ा सा वीडियो रील्स वायरल हुआ था, 500 और 1000 रुपया के नोट में लिख करके कि सोनम बेवफा है, तो जस्ट लाइक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, सोनम बेवफा वाला नोट कोई और लिखा, किसी और के पास चला गया वो नोट। तो इसी प्रकार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो आपको देखने को मिलेगा, ये चैप्टर आपको एक्चुअल बताएगा कि आज जो हमारे पास पैसा है कल वो आपके पास जाएगा, और आपके पास जो पैसा है वो किसी और के पास जाएगा। यानी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय अवधारणाएं। नेशनल इनकम बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चीज को समझिएगा कि एक्चुअल नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। आज जो आप देखते हो देश के विकास की बहुत बड़ी बात की जाती है जीडीपी को लेकर के, कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है तो देश बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो देश बढ़ रहा है। तो नेशनल इनकम जानना जरूरी है किसी भी देश के लिए। जैसे हमारे लिए जरूरी है कि मेरा इनकम कैसे है, आपके लिए जरूरी है आपका इनकम कितना है, क्योंकि इनकम के बिहाफ ही हम लोग एक्चुअल में खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो नेशनल इनकम भी जानना जरूरी है, देश को, देश की आय, देश की संपत्ति के बारे में जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपीएफसी क्या है, रेसिडेंस का डिफिनेशन क्या होता है, ये सब चीज। उसके बाद फिर एक्चुअल पढ़ेंगे कोई कौन सा बंदा रेसिडेंस है, कौन सिटीजन्स है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी मैं ऐड करने का प्रयास करूंगा इन फ्यूचर एग्जाम, फ्यूचर जो एग्जाम है उस चीज को देख करके। 3 चीज को पढ़ने के बाद आपको तैयार किया जाता है कि नेशनल इनकम को लगभग समझें। और चौथा चीज है नेशनल इनकम को मेजर करने का तरीका, यानी न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताया जाएगा 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इन 3 मेथडों की मदद से आपको बताया जाएगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये 4 चैप्टर मिलकर एक यूनिट बनाता है, ध्यान रखिएगा। फिर आएगा एक मनी और बैंकिंग, ये दोनों मिलकर के एक यूनिट बनाता है, मनी और बैंकिंग। मुद्रा क्या है, पैसा क्या है, आया कहां से। तो हम प्रयास करेंगे कुछ नए चीजों को जोड़ने के लिए। जैसे आज जो न्यू गांधी करेंसी नोट्स है, उस न्यू गांधी करेंसी नोट्स में किस चीज का मोटिफ लगा हुआ है, उसका लेंथ क्या है, उसका ब्रेथ, दैट मीन डायमेंशन क्या है, और मनी एक्चुअल में कैसे काम करती है, कैसे लोगों के नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने में सहायता देती है, बार्टर सिस्टम क्यों फेल हुआ, इन चीजों को लेकर के मनी चैप्टर आपके साथ आएगा। फिर बैंक, स्वाभाविक बात है, जब आपको अपने आय के बारे में पता चल गया, देश को अपने इनकम के बारे में पता चल गया, मनी के बारे में पता चल गया, तो बैंकिंग सिस्टम भी जरूरी है। एक इकोनॉमी के लिए बैकबोन कहलाता है बैंक। तो बैंकिंग सिस्टम क्या है, आपके इर्द गिर्द जो बैंक है जहां एक्चुअल आप मूव कर सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एचडीएफसी हो, पीएनबी हो, कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, कोई भी बैंक, वो सारा बैंक एक्चुअल कहलाता है कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन कुछ कुछ चीजों को साथ आता है कमर्शियल बैंक, कुछ फीचर्स के साथ आता है। तो कमर्शियल बैंक क्या, उन चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद देश का सबसे बैंक सेंट्रल बैंक। तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। उसका फाउंडिंग कैसे हुआ, सेंट्रल बैंक काम कैसे करती है, भारत में सेंट्रल बैंक की क्या भूमिका है, इन चीजों को लेकर के हम लोग बैंकिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद एक चैप्टर आता है, ये 3 चैप्टर फिर मिलता है, एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सामूहिक मांग और संबंधित धारणाएं, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई, आय का निर्धारक और गुणांक, और एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। देखिए इस चैप्टर का सीबीएसई बोर्ड में अच्छा खासा डिमांड है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये चैप्टर ठीक ठाक है, स्टेट बोर्ड के लिए बच्चों के लिए भी चैप्टर ठीक ठाक है। देखा जाए तो नेशनल इनकम का ये यूनिट और ये यूनिट बहुत ही बेहतरीन।
इसमें आपको एक्चुअल क्या पढ़ना है, तो डिमांड पहले हम लोग माइक्रो में पढ़े थे, एक व्यक्ति का डिमांड, एक इंडस्ट्री का डिमांड। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे पूरे भारत में सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का जो डिमांड होता है। ये बेसिकली एक्चुअल में क्या है ना, कीन्स के थ्योरी पर पूरा का पूरा चैप्टर है। जॉन मिनार्ड कीन्स जो एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, उनके बुक से ही एक्चुअल ये चैप्टर लिया गया है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड। तो इन चीजों को भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट बजट, कोशिश करेगा, प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट बजट को ज्यादा तरीके से समझाने का। इस बार जो बजट आया है, जो बजट पेश हुआ है, उस चीज को भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का। तो गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, सरकारी बजट, बिना बजट का देश चल ही नहीं सकता, बिना बजट का घर चल ही नहीं सकता। तो बजट है क्या? एक सवाल उठता है, बजट क्या है? बजट एक साल का लेखा जोखा है, क्या एक्सपेंडिचर कर रहा है देश, कहां से इनकम आ रहा है देश को, एक्चुअल भारत का बजट सरप्लस है या डेफिसिट बजट है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज जो आप देखते हो कि डॉलर इतना रुपया के बराबर है, उसके बाद आप लोग देखते हो पाउंड इतना रुपये के बराबर है, दिरहम इतना रुपये के बराबर है। तो हम लोग जो कंपेयर करते हैं INR इंडियन रुपीस के साथ, किसका? फॉरेन, फॉरेन मतलब जो हमारे देश के बाहर का, जैसे बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो उनके कैसे डिसाइड होता है, यानी इंडियन रुपीस इतना डॉलर के बराबर है, इंडियन रुपीस इतना रूबल के बराबर, ये डिसाइड कैसे होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइडेड होता है, विदेशी विनिमय दर क्या है, और उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक देश साल भर में क्या कितना सामान विदेश से ला रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, कितना सामान विदेश को इंपोर्ट कर रही है, ये सारा लेखा जोखा हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यानी एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, इन सभी चीजों का लेखा जोखा भुगतान शेष खाते में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये एक्चुअल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, एकदम परफेक्ट सिलेबस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। माइक्रो और मैक्रो का हम सिलेबस को एकदम 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट जो होगा वो इंट्रोडक्शन से होगा। तो प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम इस चैनल के माध्यम से जोड़ने का। इकोनॉमिक्स का सिलेबस लगभग प्रयास रहेगा दिसंबर से जनवरी के बीच में आप लोग का 1 बाय 1 चैप्टर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया जाए वीडियो के माध्यम से। इसको एक बार देख लें और कोशिश करें कम से कम वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, उनको जोड़ने का। आप भी जुड़े और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, इन चीजों को देखिए अच्छे तरीके से। 80 मार्क्स का सिलेबस है आप लोगों का बोर्ड का। यदि वीडियो को आप अच्छे से देखते हैं तो 75 प्लस का गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। बस वीडियो को देखिए, उसके बाद धीरे धीरे और भी बहुत कुछ किया जाएगा, किस प्रकार से आप घर पर बैठ कर के ही वीडियो का फायदा उठा सकते हो, उन सभी मुद्दों पर बात किया जाएगा। तो अभी इंट्रोडक्शन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए वीडियो कहीं खत्म करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए।